हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। आज हो चुका है 10 मई और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और अगली शिफ्ट में आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर। अगर आपने दोस्तों कल वाली शिफ्ट की हमारे एनालिसिस देखा है तो आज आपकी परीक्षा में 5 से 6 सवाल हूबहू पूछे गए हैं। बताएंगे आपको कि कौन से सवाल जो मैंने कल बताए थे वो आज आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। दोस्तों पहला सवाल पूछा गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है। मैंने कल ही आपको बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आर्टिकल 32 से 35 के भीतर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें, यह सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। अगर दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 32 के तहत करता है। इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया है। तो आप सबको पता है टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर 2070। इसमें क्या है दोस्तों, शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, इसका लक्ष्य दोस्तों कब तक रखा गया है। तो आपको नोट करके रखना है 2070 तक। यह सवाल आपकी आने वाली किसी ना किसी शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा। और दोस्तों 2023 को किसका वर्ष घोषित किया गया है? मिलेट का वर्ष घोषित किया गया है, बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है 2047 को कौन सा लक्ष्य दोस्तों निर्धारित किया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। मैंने आपको दोस्तों कल सुबह वाली शिफ्ट में बताया था और शाम को ऑल शिफ्ट के एनालिसिस में भी आपको बताया था। हूबहू वही सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा के अंदर। तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो मैंने बताया था आपको 1191 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। फिर दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध होता है, कौन सा? दूसरा। इसमें दोस्तों क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। कब हुआ था? 1192 में। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर 1526, इसको क्या हुआ था? तो मैंने आपको बताया था पानीपत का पहला युद्ध। इसको आप नोट कीजिएगा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। 1556 में क्या होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध। और दोस्तों 1761 इसमें पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों 1527 इसको क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। किसका? खानवा। ये सारे आंकड़े नोट करके रखना। अब आपकी परीक्षा में एक ना एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्लासी का युद्ध। कमेंट कर बताइएगा कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2030, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2023 होगा, इसका आयोजन कहाँ होगा। ये सवाल अब तक 2 बार पूछ चुका है एसएससी एमटीएस। मैंने इसको कल भी डिस्कस किया था। ये कहाँ पर होने वाला है? अपने भारत देश में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 2023, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, इसका आयोजन कहां पर होगा? अपने भारत देश में होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं और एक दो सवाल मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण अफ्रीका, इसमें क्या हुआ है? अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2022, इसका आयोजन, सॉरी दोस्तों 2023, अंडर 19 महिला विश्व कप 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका विजेता कौन बना था? अपना भारत देश इसका विजेता बना था। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि उज्ज्वला योजना का संबंध निम्नलिखित किस वर्ष से है। दोस्तों महत्वपूर्ण योजनाएं वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2018, वर्ष 2019 है। तो आपको ध्यान में रखना है उज्ज्वला योजना, केवल उज्ज्वला योजना पूछा गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? वर्ष 2016 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कब किया गया था? 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों? बलिया उत्तर प्रदेश, आपको याद होगा।
अगर आपसे पूछ लिया था उज्ज्वला योजना दूसरी वाली, उज्ज्वला योजना 2.0, ये इसका दोस्तों शुभारंभ कब हुआ था? 10 अगस्त, इसको भी आप नोट करें, 10 अगस्त 2021 को दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ था। कहाँ से? महोबा उत्तर प्रदेश से। ये दोनों योजनाएं आपको ध्यान में रखनी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। पीएम जनधन योजना ये कब की है? तो मैंने आपको बताया था 28 अगस्त। जनधन योजना कब की? 28 अगस्त 2014 की है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये कब शुरू हुआ था, ये भी आपको नोट करना है। जितनी डेट मैं लिख रहा हूँ इसको आप ध्यानपूर्वक लिखते चलिएगा। 25 सितंबर 2014 ये दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। एक और लिख लीजिएगा दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष ये कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2014 ये दोस्तों मिशन इंद्रधनुष। तो मैंने आपको 5 से 6 योजनाएं बताई, इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक कॉपी के अंदर नोट कर लेना। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि रज पर्व किस माह में मनाया जाता है? अप्रैल माह में, जून माह में, जुलाई में, सितंबर में। तो आपको ध्यान में रखना है रज पर्व, नुआखाई, धानु यात्रा ये सब के सब कहाँ के त्यौहार हैं? उड़ीसा के। और ये किस माह में मनाया जाता है? जून माह में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोस्तों जून के मिड महीने में मनाया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों एनालिसिस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आपके एनालिसिस से दोस्तों सवाल रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शन के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। डेली 3 से 4 सवाल आपके एनालिसिस से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहां की गई? आप एनालिसिस उठाकर देखिएगा, कल वाली एनालिसिस में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? 1867 में। कब? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। मैंने आपको बताया था आत्माराम पांडुरंग इन्होंने की थी, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपसे ब्रह्म समाज पूछ लिया गया है और आपसे दोस्तों प्रार्थना समाज पूछ लिया गया है। आप तैयार हो जाइए दोस्तों आर्य समाज को लेकर। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी को हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से राज्य सूची से संबंधित विषय है। बिल्कुल दोस्तों आपकी परीक्षा में यही ऑप्शन दिए गए थे, रेलवे, बैंक, वन, कृषि। तो आपको ध्यान में रखना है राज्य सूची का विषय कौन सा है? कृषि। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों शिक्षा ये कौन सी सूची का विषय है? शिक्षा ये कौन सी सूची का विषय है? दोस्तों आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें शिक्षा, वन्य जीव, माप तौल इन सबको दोस्तों समवर्ती सूची में डाला गया था, यानी कि समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि पुलिस किस सूची का विषय है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सरोद वादक कौन है? कई बार हमने अब तक इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसका जवाब अब तो आपको रट गया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अमजद अली खान। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों ऑप्शन में देके रखा हुआ है भजन सोपारी, इनका संबंध किससे है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों संतूर वादक हैं। ये कौन है? संतूर वादक। ये दोस्तों संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे है? दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा इनका संबंध किससे है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी दोस्तों संतूर वादक ही हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए पंडित रविशंकर इनका संबंध किससे है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये सितार वादक हैं। ये कौन है? सितार वादक हैं। इसके अलावा गोपाल कृष्ण अय्यर, मैं आपको 2 से 3 बार अब तक ये नाम बता चुका हूँ। ये दोस्तों कौन है? वायलिन वादक हैं। कौन है? वायलिन वादक हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? बहुत ही सिंपल सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे, ऋतुराज अवस्थी, डॉक्टर मनोज सोनी, आर सुब्रमण्यम। तो आप सबको पता है यूपीएससी इसका नया चेयरमैन किसको बनाया गया था? डॉक्टर मनोज सोनी साहब को बनाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे कहीं बात करें यूपीएससी इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 315 में है। और दोस्तों कौन से भाग में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है? भाग 14 में। दोस्तों स्टेट पीसीएस होगा, ये यूपीएससी होगा, इन सबका उल्लेख कौन से में? भाग 14। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कौन है? मैंने आपको बताया था कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ऋतुराज अवस्थी ये कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष।
ये दोस्तों कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना है, सवाल महत्वपूर्ण बनेगा। आर सुब्रमण्यम, ये दोस्तों कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, यानी कि कार्यकारी अधिकारी कौन है? आर सुब्रमण्यम। इसको आप नोट करके रखें। कमेंट कर आपको बताना है नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि हीराकुड बांध किस राज्य में स्थित है। इसकी दोस्तों शायद कोई परियोजना पूछी गई थी, लेकिन सवाल का कंफर्मेशन नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों इसके राज्य ही आपसे पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीराकुड बांध। ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। उड़ीसा में भी दोस्तों कहाँ पर, कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी। महानदी। हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर हम दोस्तों बात करें कर्नाटक में, तो कौन सा दोस्तों? कैगा परमाणु संयंत्र। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। गुजरात में दोस्तों कौन सा? काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों तमिलनाडु के भी आपको याद रखने हैं। तमिलनाडु दोस्तों यहाँ के हैं कुडनकुलम और कलपक्कम। ये दोनों परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से क्लास को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दें जो भी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं। पूरा एनालिसिस को आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। आपके अगले शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? कितना सिंपल सवाल है, अब से 2 से 3 बार अब तक पूछा जा चुका है। तो आप सबको बताएं 943। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप राइट ध्यानपूर्वक रखें। बात करते हैं 2011 की जनगणना। अब आपको कमेंट करके बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सॉरी दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको बताना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात नहीं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना। मैं कई बार इसको नोट करा चुका हूं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि कौन भरतनाट्यम तथा उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन है जो भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य दोनों से संबंधित है। तो आपको दोस्तों याद रखना है सोनल मान सिंह, ये दोनों लोग उड़ीसी नृत्य से भरतनाट्यम और उड़ीसी ये दोनों किससे संबंधित है? सोनल मान सिंह। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। ऑप्शन में देके रखा हुआ है शंकर देव। इनका संबंध किससे है? तो आपको मैंने बताया था ये दोस्तों किससे है? सत्रिया क्लासिकल नृत्य कहाँ का है? असम का है। और इनसे संबंधित कौन है? शंकर देव। झावेरी बहनों का संबंध किससे? मणिपुरी नृत्य से। मणिपुरी नृत्य से संबंधित है झावेरी बहनें। कल्याणी अम्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इनका संबंध किससे? मोहिनी अट्टम। इसको आप नोट कर लें, आपको अगली शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिलेंगे। मोहिनी अट्टम। दोस्तों ओडिसी नृत्य से मैंने एक नाम आपको और नोट कराया था कई बार, उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए क्या है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना, संयुक्ता पणिहारी। संयुक्ता पणिग्रही। इसको आप नोट करके रखिएगा, किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि रोपड़ खेती कहाँ की जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट के क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि पुंग चेलोम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? मणिपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है थांगटा। ये दोस्तों कहाँ का मार्शल आर्ट है? मणिपुर का है। गतका दोस्तों कहाँ का है? तो आपको कमेंट करके बताना है गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। दोस्तों एक नोट आप कीजिएगा, पपेटी। ये दोस्तों पपेटी किसका त्यौहार है? तो आपको ध्यान में रखना है ये पारसी का त्यौहार है, पारसी धर्म का त्यौहार है पपेटी। ये सवाल कई बार है एसएससी ने पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पपेटी त्यौहार कहाँ का है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों पारसी धर्म का त्यौहार है। एक दोस्तों है गरवी।
ये गरबी त्योहार दोस्तों, ये गरबी लोक नृत्य दोस्तों कहाँ का है नाटक, तो आपको ध्यान में रखना राजस्थान। आप इसका आंसर गुजरात मत लगाकर आइएगा। ये दोनों सवाल एसएससी ने 2 से 3 बार पूछे हैं प्रीवियस ईयर के पेपरों में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये दोस्तों किसका नारा है? ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आप सबको पता है दोस्तों किसका है, पंडित बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका दोस्तों आपको नारा याद होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा इनका जन्म दिवस 23 जनवरी क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं, आपको याद होगा। और इनके द्वारा ही 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और 1939 में दोस्तों क्या हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतने सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था, पीएम स्वनिधि योजना का संबंध किस वर्ष से है? वर्ष 2016, वर्ष 2017, वर्ष 2019, वर्ष 2020। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ष 2020। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए सौभाग्य योजना, कौन सी योजना? सौभाग्य योजना यानी कि सहज बिजली हर घर योजना, ये दोस्तों कब की है? 25 सितंबर 2017। इसको आप ध्यान में रखें, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, इसको भी आप नोट कर लें। मैंने अब तक आपको दोस्तों 5 से 6 योजनाएं आज नोट कराई हैं, इनको आप ध्यान में रखना। आयुष्मान भारत योजना कब की है? 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत योजना, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए, इतने ही सवाल हमको प्राप्त हो पाए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।